हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 8, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है और इम्पोर्टेंट लाइन मैं अंडरलाइन करवाते हुए जाती हूँ, तो आप उसे नोट करते हुए चलना। सो लर्नर्स, सोचो एक ऐसे महल के बारे में जिसका राजा तो है लेकिन उसका सिपाही उसकी बात नहीं मानते। उसके वजीर अपने फैसले खुद लेते हैं और दूर दराज के इलाके उसे कह देते हैं, अब हम अपने आप चलेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। यही कहानी है मुगल साम्राज्य के पतन की और नए राजनीतिक ताकतों के उदय की। तो चलिए, 17वीं सदी तक मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे बाबर यहाँ आया और कैसे पूरे हिंदुस्तान पर उसने अपना कब्जा बनाया और 17वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य ने अपना एक अलग ही छाप यहाँ छोड़ा। लेकिन औरंगजेब के बाद सब कुछ बदलने लगा। रियासतें टूटने लगी, सूबेदार अपने आप को राजा समझने लगे और दिल्ली का ताज सिर्फ नाम का रह गया था। ना तो सेना पे कंट्रोल था, ना ही खजाने में पैसा था। साम्राज्य बस नाम का रह गया था। कुछ राजपूत राजाओं ने मुगल के साथ दोस्ती बनाए रखी, जिसे हम संबंध और समझौता कह सकते हैं। जैसे जयपुर के सवाई जय सिंह, वह एक विद्वान भी थे और राजनेता भी। बाकी राजपूत स्टेट जैसे मेवाड़ और मारवाड़ मुगलों से अलग होने लगे और यहाँ से सिखों का उदय शुरू हुआ। बंदा बहादुर से महाराजा रंजीत सिंह तक पंजाब में एक आवाज उठी सिखों की। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारों और मुगलों से लड़कर अपना राज बनाया। सिख अपने खालसा फौज और धार्मिक एकता के लिए मशहूर हुए और आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने एक मजबूत सिख साम्राज्य बनाया। मराठा शक्ति शिवाजी से पेशवाओं तक। दक्षिण भारत में उठे शिवाजी महाराज, जो मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ी दुर्ग से मुगल सेना को हिला दिया और उनके बाद आए पेशवा, जो पूरे भारत में मराठा छाप छोड़ गए। उनका सपना था हिंदवी स्वराज्य। और यहाँ पे एक और नाम आता है जाटों की गर्जना। दोब के क्षेत्रीय दिल्ली और आगरा के आसपास में जाट लोगों ने मुगलों के खिलाफ आवाज उठा दी। सूरजमाल सिंह जैसे शक्तिशाली नेता हुए, जिन्होंने अपनी छोटी सी फौज से भी मुगलों को परेशान कर दिया। तो लर्नर्स, ये थी इस चैप्टर की छोटी सी समरी जो मुझे पता थी। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाहता है। आप यह देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। जैसे ही ना 17वीं शताब्दी में जब मुगल का पतन होने लगा, इनफैक्ट हो गया था, तो वहां से शुरू होता है अंग्रेजों का शासन। ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत पे अपना कब्जा जमाने का कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल से बड़ी तेजी में अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उससे लेकर जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, उसके दौरान जितने भी राजनीतिक शक्तियां थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, कैसे बाबर भारत आया, कैसे धीरे धीरे उसने सबको हराया, कैसे उसने युद्ध लड़े और फिर एक अपना मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया, ये तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़ा होने लगे, ऐसे अनेक कारण हमने पढ़ा चैप्टर 4 में। अब देखते हैं कि इनका पतन कैसे शुरू हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्से में हुए जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी यह विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी।
अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी, परंतु अब ऐसे समूह में ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधन का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत अपने साथ ईरान ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और खूब लूटपाट किया। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण से दिल्ली में बहुत विध्वंस हुआ। ये भी एक कारण था कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर होता चला गया। नादिर शाह 60 लाख रुपया और कई हजार सोने का सिक्का, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, वह भी नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चला गया। ये एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग परे लोगों को उनके कानों से खींचकर कोनों से खींचकर बाहर निकाला गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर नया नया फैशन चलाते थे, अब ऐसे ही घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन चुका था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। मुगल साम्राज्य के पतन में हमें एक ये नादिर शाह नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलता है। इसको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य पर अब और सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा हो चुकी थी जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखशियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद में। इस बीच राजपूत घराना का मुगल के साथ क्या संबंध था, उनके पतन में राजपूतों ने फायदा उठाया या साथ दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था से विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपना पैर फंसा दिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक शुगों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इस राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यहाँ के जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में यहाँ पे ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार आप एक नजर डाल देना। अब आजादी हासिल करने में, मतलब मुगल से जो हमें आजादी मिली थी, अभी ये अंग्रेजों की आजादी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुगल की आजादी की बात हो रही है। हमारे मुगल से जो हमें आजादी मिली थी उसमें सिख और मराठा और एक जाट होगा, कहाँ गया, हाँ ये जाट। इन तीनों ने कैसे अपना फायदा किया, कैसे अपनी साम्राज्य को वहां स्थापित कर दिया, वो देखते हैं। सबसे पहले सिख की बात करते हैं।
17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसान से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये राखी व्यवस्था क्या थी और किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिखों के द्वारा राखी व्यवस्था, ये ऐसे क्यों हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिखों के द्वारा राखी व्यवस्था स्थापित की गई थी। और ये राखी व्यवस्था क्या थी, तो इसके अंतर्गत किसानों से उनके उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपनी सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक था महाराणा रंजीत सिंह। उन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। ये थे सिख। अब हम जानते हैं कि मराठा का उनमें क्या रोल था। मराठा राज एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्र राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठा में एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगल के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ये रणनीति था किनका, इनका शिवाजी महाराज का। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सन से और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 17 अच्छा, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग मुझे बताना जरूर कमेंट में कि इसका काम ही नहीं करता कभी कभी ढंग से। इसके बारे में इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर देना। मुझे पता है पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग जरूर बताना कि ये क्या है और इसका इंग्लिश क्या होगा और इसका मतलब क्या होता है। ये आप मुझे कमेंट में, जिनको पता होगा वो जरूर बताइएगा। मैं भी तो देखो सिर्फ मैं कंफ्यूज हूँ या सब इस वर्ड को लेके कंफ्यूज हैं। ओके, कमेंट में जरूर बताना। आगे चलते हैं। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियान के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की
जब किसी इलाकों पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता तो वहां स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे क्या हुआ, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन संध्या के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्य के और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्य के भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ये सब काम कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे हमारे मराठा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जाट के बारे में। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए 15,000 सैनिक सिक्कों से लिए और इससे इन सब के बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को सम्मिलित करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ये सब काम करवाया जाट ने। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा कि कैसे मुगल का पतन होता है और सिख, मराठा और जाट अपने तरह से वहां शासन चलाने का काम करते हैं। तो ये थी हमारे क्लास 7 का लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का। अब मैं आपसे मिलूंगी क्लास 8 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपको तो पता ही है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना है। तो मैं मिलूंगी आपसे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।